जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक क्लासेस पे। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं मैथ्स स्पेशल डेली आप लोग का 15 PYQ क्वेश्चन चलता है, जो आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आप लोग को पता है डेली 15 प्रश्न होता है, वो भी क्विक सॉल्व के साथ होता है, कोई लेंदी प्रोसेस नहीं, बिल्कुल न्यू से न्यू बच्चे इसको आराम तरीके से हो सकते हैं। और ये सभी प्रश्न जो 15 प्रश्न है ये कहीं ना कहीं पूछे गए प्रश्न हैं, समझे। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग सेशन से जुड़िए, लो से हाई मेथड तक आप लोग को समझाया जाएगा, न्यू से न्यू बच्चे और जितने भी आपका पुराना से भी पुराना आपका स्टूडेंट है तो आप प्रैक्टिस लगा सकते हैं। ठीक है, तो सेशन से जुड़ जाइए और लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे हो कि जो कि मैथ में बच्चे परेशानी हो उसको डाउट 1% भी ना रहे। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दिएगा। चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। पहला नंबर प्रश्न आज का, दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। ये एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है, ये एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्याओं को चुनिए। इस सब में सबसे बड़ी संख्या कौन है, या तीनों बराबर है, या बी बड़ी है, या सी बड़ी है, या डी बड़ी है, ये आपको बताना है। तो ये सबको बराबर वैल्यू पता करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको बेस को समान रखना पड़ेगा। यदि आप बेस समान रख देते हैं तो आपका वैल्यू कितने, जैसे मान के चलिए सबका बेस हम समान रख देते हैं तो पावर से हम पता कर लेंगे, जिसका पावर ज्यादा वो वैल्यू ज्यादा बड़ा। तो इसका बेस समान रखने, इसका 2 को कीजिए, 2 पे पावर 4 करेंगे तो 16 का वैल्यू बराबर आएगा। इसका ब्रैकेट पे ऊपर पे पावर पावर 25 है। ठीक है, आगे इसी प्रकार करेंगे, 2 पे पावर 100, इसको यहाँ पर तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ा, बेस समान मिल रहा है। ठीक है, इसमें भी बेस समान लेते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, इस पे पावर 50 हो गया। तो इसको मैं यहाँ से सरलीकरण बढ़िया से करूँ तो 2 पे पावर 100, इसमें भी 2 पे पावर 100, इसमें भी 2 पे पावर 100। क्या ये तीनों संख्याएं, इन तीनों संख्याओं में से कौन बड़ा है, ये संख्या आपको बताना है। क्या तीनों संख्याएं बराबर है, तो हाँ तीनों संख्याएं बराबर है, यानी कि 2 पे पावर भी 100 है, ये है, ये है। इसका भी कैलकुलेट कीजिएगा आप लोग, सबका पावर सेम आ जाएगा, यानी उत्तर आपका ए हो जाएगा, यानी बी सी डी जो है आपका उत्तर सही है, ए नंबर इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरह ऑप्शन इस तरह दिया जाता है रेलवे में आपके साथ खेल करने के लिए। ठीक है, कि आप हड़बड़ में आके ये नंबर लगा दे और ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ से इस तरह प्रश्न में सबसे पहले आपको बेस समान करना होगा। यदि बेस समान कर देते हैं तो आपका उत्तर 2 सेकंड के अंदर निकल के हाजिर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं दूसरा नंबर प्रश्न पे। दूसरा नंबर प्रश्न कीजिएगा, राम बाबू एक समान गति से चल रहा है, ठीक है, और ये 5 सेकंड में 25 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो 3 सेकंड में कितनी किलोमीटर दूरी तय करेगा। समझ में आ गया। टोटल राम बाबू जो है 25 मीटर चले थे, टोटल इसको 25 मीटर जाने में 5 सेकंड का समय लगा। तो क्या मैं बता सकता हूँ इसका चाल क्या हो जाएगा। अरे चाल तो वही होता है ना, दूरी बटे समय। चाल तो इसी को तो बोलते हैं ना अपना, दूरी बटे समय, यही तो चाल होता है, दूरी बटे समय। तो आपके पास दूरी कितना था, 25 मीटर था, समय कितना था, 5 मीटर तक। क्या चाल हम बता सकते हैं, यानी 5 मीटर पर सेकंड इसका चाल है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यानी इसका चाल जो राम बाबू का चाल है 5 मीटर पर सेकंड आ गया। अब ये बोला जा रहा है कि अगले 3 सेकंड में ये कितनी दूरी तय करेगी, अगले 3 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो हम जानते हैं मेरे दोस्त, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, चाल गुना समय। तो चाल क्या है इसके पास, 5 मीटर पर सेकंड, समय कितना आगे 3 सेकंड, यानी 15 मीटर आगे जो नेक्स्ट 3 सेकंड में है ये 15 मीटर दूरी तय करेगा। 15 मीटर इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा चाल निकालते, चाल दूरी निकालने के लिए लास्ट दूरी है, दूरी निकालने के लिए चाल गुना समय करना पड़ता है, समय ऑलरेडी दिया गया था, हमको चाल निकालना है तो चाल आप इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी प्रश्न था। चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, ये आपको बताना है। इसमें से कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्याएं की परिभाषा क्या है। तो अभाज्य संख्याएं की आपकी परिभाषा हो गया, अभाज्य संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, एक से अधिक होती है, जिसमें केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं। यानी अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जो सिर्फ एक और स्वयं से विभाजित है। समझ गए, ये अभाज्य संख्याएं केवल एक और स्वयं द्वारा विभाजित होता है। उदाहरण के लिए 2, 3, 5, 7, 11, ये आपका ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। इसको यदि आप भाग डिवाइड कीजिएगा तो एक और जो स्वयं संख्याएं हैं 2, 3, 5, 7 इसी से विभाजित होगा। समझ गए। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, -0 और 1 को अभाज्य संख्याएं नहीं माना जाता है। समझ गए।
एनटीपीसी अब की बार रेलवे में बहुत सारा प्रश्न में ये पूछा गया था कि जुड़वा अवभाज्य संख्या निम्न में से कौन सा जुड़वा अवभाज्य संख्या है। तो अवभाज्य संख्याएं जो स्थान को दो स्थानों को अलग करती है उन्हें जुड़वा अवभाज्य कहा जाता है। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं 3 5 जुड़वा अवभाज्य है, 5 7 जुड़वा अवभाज्य है, 29 31 जुड़वा अवभाज्य है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। -0 और 1 को छोड़कर एक संख्या या तो अवभाज्य संख्या होगी या संयुक्त संख्या होगी, ये तो आपको पता है। तो यहाँ से हम अवभाज्य संख्या का परिभाषा देख लिए कि जो संख्या एक और स्वयं से विभाजित हो वही अवभाज्य संख्या हो जाता है। तो क्या 121 ये एक और 221 से ही विभाजित है और कोई संख्या से विभाजित नहीं है? तो ये गलत है। ये संख्या 21 से भी विभाजित है, 1 से भी विभाजित है, 221 से भी विभाजित है, यानी ये 3 अंक से विभाजित है, तो ये अवभाज्य संख्याएं नहीं हो सकता। ठीक है, चलते हैं 373। क्या 373 किससे किससे विभाजित है? 373 1 से विभाजित है, 373 से विभाजित है, आगे 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 तो नहीं मिल रहा, यानी ये दो संख्या विभाजित, ये आपका उत्तर हो सकता है। ठीक है, आगे की ओर चल लेते हैं। क्या 437 1 और 437 के सिवाय और किसी से विभाजित है क्या? तो जी 19 से विभाजित है ये, यानी ये उत्तर नहीं हो सकता है। समझ गए, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। 161 को देखते हैं, ये तो साफ साफ पता चल रहा है 7 से विभाजित, 1 से विभाजित और 161 से। तो हम जानते हैं कि अवभाज्य संख्या मात्र 2 अंकों से विभाजित होता है, 1 से और स्वयं से। 3 अंकों से विभाजित का 3 अंक से विभाजित का कोई ऑप्शन ही नहीं निकलता है, यानी कि आपका उत्तर 100% 373 इज करेक्ट आंसर। समझ गए, ये हुआ अवभाज्य संख्या। अवभाज्य संख्याएं एक और स्वयं से करती है। ठीक है, जैसे 2 3 5 7 दिया गया था, तो ये संख्या को जो भी संख्या को भाग दीजिएगा एक और स्वयं, यानी 2 को भाग दीजिए, 1 और 2 से कटेगा, 1 और 3 से कटेगा, 1 और 5 से, 1 और 7 से, तीसरी संख्याएं नहीं आ सकता। समझ गए, तो ये होता है अवभाज्य संख्या की परिभाषा है। तो आपका उत्तर 373 हो गया। चलते हैं आगे की ओर। 12 और 39 के बीच सभी प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए जो 5 से विभाज्य है। ठीक है, 12 और 39 के बीच टोटल ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य है, उसका औसत आपको निकालना है। तो 12 और 39 के बीच सबसे पहले यहाँ से आप क्या संख्या आएगा मिनिमम 12 के ऊपर, तो 5 दूनी 10 तो नहीं हो सकता है, 12 के नीचे चले जाएगा, 5 दिया 15, आगे 5 से विभाजित तो 20 25 30, यानी सब में 5 का अंतर जाएगा, 35, और आगे करते हैं तो 40 चले जाएगा, लेकिन हमको 39 तक लेना। समझ गए, 39 तक लेना। तो क्या ये मेरे पास 12 से 39 के बीच, क्या मेरे पास मेरे दोस्त 12 से 39 के बीच टोटल 5 संख्याएं हैं क्या जो कि 5 से विभाज्य है? तो जी वो संख्याएं 15 20 25 30 35 है। ठीक है, औसत जो होता है मेरे दोस्त, एक बात हमेशा नोट करके रखिएगा आप कि यदि औसत आपको कोई भी संख्या का औसत निकालना है, यदि अंतर समान है, यदि अंतर समान है तो बीच वाला औसत होता है, बीच वाला औसत होता है। समझ गए, अंतर समान हो तो बीच वाला। क्या ये अंतर सबका समान है? जी सबका अंतर समान है, सबका अंतर समान है, सबका अंतर समान है, तो बीच वाला संख्या 2 इधर से जाएगा, 2 इधर से, यानी 25, तो 25 इज करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो 25 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। बताइए, इसमें योग, ठीक है, हम मानते हैं औसत होता है पूरी संख्याओं का योग, जितना संख्या है उसमें भाग देना है, तो हम ऐसा क्यों करें जब हमको पता है औसत जो होता है मेरे भाई, यदि अंतर समान रहने पे बीच वाला औसत होगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ से अंतर समान था तो बीच वाला औसत हम लिखने में हमको क्या परेशानी था, तो यहाँ से डायरेक्ट हम 25 लिख सकते थे। ठीक है, तो इस तरह आपको प्रश्न सॉल्व करना है 1-2 मिनट के अंदर। ठीक है, एग्जाम सॉल्व में एग्जाम वर्ष की बात बता रहे हैं। ठीक है, चलते हैं 5वां नंबर प्रश्न की ओर। सिम्मी की मां ने पार्टी के लिए 8 लीटर 785 मिलीलीटर सूप बनाया। ठीक है, यदि सूप को 35 व्यक्तियों में बराबर में बांटा गया तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना सूप मिलेगा, ये आपको बताना है। ठीक, सिम्पी की मां थी, उसमें कुछ 35 आदमी आए थे उसके गेस्ट। ठीक है, उसके लिए ये 8 लीटर 785 मिलीलीटर 8 लीटर 785 मिलीलीटर सबके लिए ये सूप बनाया है। ठीक है, 35 आदमी है तो बताना होगा आपको कि एक आदमी को कितना, प्रत्येक में कितना मिलीलीटर सूप मिलेगा। ठीक है, तो एक बात याद रखना है मेरे दोस्त, सबसे पहले कि 1 लीटर जो होते हैं 1000 मिलीलीटर के बराबर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो यानी 8 लीटर है, यानी हम बोल सकते हैं 8000 मिलीलीटर है। ठीक है, 8000 मिलीलीटर है, और ये 785 मिलीलीटर ये अलग से हैं, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 8785 मिलीलीटर आपका टोटल सूप है।
समझ गए। यानी सिम्मी की माँ ने जो टोटल सूप जो बनाया था, टोटल सूप जो दिया था उसका वजन जो था मेरे भाई 8785 मिलीलीटर। यहाँ तक समझ गए। 885 87 85 मिलीलीटर, ठीक है। 87 85 मिलीलीटर टोटल था। ये तो टोटल 25 आदमी के लिए, पर आदमी के लिए कितना, तो टोटल आदमी से आपको डिवाइड करना होगा कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ से आप सिंगल डिजिट अपना सकते हैं यदि डिवाइड करना। कैसे सिंगल डिजिट, यदि यहाँ 5 है, इकाई डिजिट में 5 है, या तो ये 1 से जाएगा 5 का 5, या फिर 5 से जाएगा, यानी इकाई डिजिट पर या तो 1 होगा या 5 होगा, यानी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। या तो आपका ये हो सकता है या तो आपका ये हो सकता है, दोनों में कोई एक हो सकता है, ठीक। अब क्या करें, अब इसको डिवाइड कीजिए। 7 5 35, तो 1, 7 दूनी 14, 7 5 35, 7 5 35, तो यहाँ से आपका 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 5 25, तो यहाँ से आपका उत्तर मेरे दोस्त जो निकल के आएगा, 5 दूनी 10 हो गया, 25 25, 251 यहाँ से निकल के आ रहा है मेरे दोस्त, ये 251 होगा, समझ गए। यानी कि इसको डिवाइड जब आप कीजिएगा तो 251 मिलीलीटर पर आदमी के हिस्से हिस्से में आपका सूप जाएगा, यानी 251 पर मिलीलीटर, समझ गए। ऑप्शन नंबर 1। ये दोनों ऑप्शन तो आपका पहले ही छटा गया ना, बचा 2 ही ऑप्शन में, 2 ऑप्शन में आप यहाँ से निकाल सकते थे कैलकुलेटिव करके, समझ गए। तो यानी कि 35 टोटल सूप इतना था, इसमें 35 डिवाइड कीजिएगा तो 251 मिलीलीटर सूप प्रत्येक आदमी के पक्ष में जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ लीटर मिलीलीटर को पहले सबसे पहले मिलीलीटर में हम कन्वर्ट किए, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में आंसर के ऑप्शन में साफ साफ मिलीलीटर में खोज रहा था, तो हमको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी था, ठीक है। चलते हैं आगे प्रश्न, छठे नंबर प्रश्न की। हरीश और विमल किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 15 दिनों तक दोनों ने एक साथ कार्य किया, इसके बाद विमल ने काम छोड़ दिया, ठीक है। शेष कार्य को हरीश अकेले 10 दिनों में पूरा कर लेता, तो हरीश अकेले इस पूरे कार्य को कितने दिनों में कर सकता था, ठीक। हरीश और विमल टोटल काम कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। क्या एक दिन में कितने काम करेगा, तो 1/20, क्या मैं बोल सकता हूँ ना मेरे दोस्त, टोटल आपके पास 20 काम है, एक दिन में आप एक ही तो काम, 20 दिन का काम है तो एक दिन में तो एक ही तो काम करेंगे, तो यानी एक दिन में 1/20 भाग, 20 भाग में आप एक भाग काम किए एक दिन में, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर कितना दिन कर रहा है, 15 दिन। क्या मैं बता सकता हूँ 15 दिन में दोनों मिलकर कितना करेगा काम, तो इसको डिवाइड कीजिएगा, 5 या 15, 5 चौक 35, यानी कि 3/4 भाग दोनों मिलकर 15 दिन में काम करेंगे। यहाँ तक आप समझ गए कि 15 दिन तक दोनों मिलकर साथ मिलकर काम किया, ठीक। यानी 3/4 आपका काम ऑलरेडी दोनों मिलकर हो गया है। शेष काम आपके पास क्या बचा है, टोटल 4 काम में 3 काम आप कर ही चुके हैं, तो आपका काम एक ही तो बचा है टोटल 4 में, ठीक है। और यही शेष काम करने में हरीश कितना समय लगा रहा है, 10 समय लगा रहा है हरीश 10 समय लगा रहा है। तो हरीश जो है मेरे भाई, हरीश टोटल काम करने में कितना समय लगेंगे, तो 10 चौके 40 दिन, यानी 40 दिन में टोटल काम आपका खत्म हो जाएगा, समझ गए। यानी टोटल 40 दिन में आपका काम कहानी खत्म हरीश कर देगा। हरीश कितना दिन, 40 दिन इज करेक्ट आंसर, समझ गए। कुछ नहीं किया, यहाँ से हम एक दिन का काम किए, ये 15 दिन में टोटल कितना काम करता है हमको गुना करना पड़ता, तो यानी 3/4 काम ऑलरेडी दोनों 15 दिन में कर चुके हैं। शेष काम जो बचा है 1/4, इसका वैल्यू 10 दिन के बराबर हो जाएगा, हरीश के बराबर, तो हरीश 40 दिन में टोटल काम करता है, ठीक है। ठीक है, यदि आपको हल पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर। एक छोटी कंपनी में महिला कर्मचारियों की संख्या पुरुष कर्मचारियों की संख्या का अनुपात 2:3 है, ठीक है। महिला कर्मचारी को हम वोमेन लिख सकते हैं और मेल कर्मचारी को हम मेल लिख सकते हैं। यह अनुपात 2x अनुपात 3x था, ठीक है। अनुपात वो संख्या होता है मेरे दोस्त जो मिनिमम वैल्यू हम कटा छटा के लिख सके, ठीक है। तो x का वैल्यू हम यहाँ वो मान लिए, x का वैल्यू वो मान लिए कि x का वैल्यू जो भी होगा, x का वैल्यू आपका जो भी होगा, x का वैल्यू जो भी होगा, इससे गुना करने पर मेरा टोटल वुमेन और मेल का संख्या निकल जाएगा, ठीक है। तो साफ साफ बोला रहा है यदि कंपनी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या 90 है, तो पुरुष कर्मचारी की संख्या इसमें कितना है, 3x है, तो 3x का वैल्यू 90 के बराबर दिया गया है, तो x का वैल्यू यहाँ से 30 के बराबर आ जाएगा। जब x का वैल्यू 30 के बराबर आ जाएगा तो हम बोल सकते हैं जो वुमेन होगी, महिला होगी, वो 60 होगी,
और x का वैल्यू पुट करने के बाद जो मेल होगा वो 90 होगा। ठीक है, तो बोला जा रहा है कुल कर्मचारी कितना है, तो कुल कर्मचारी 60 और 90 दोनों का योग कर दीजिएगा, यानी 150 कुल कर्मचारी आपके पास अवेलेबल है, तो यानी 150। समझ गए। अब रेशियो जो होता है सबसे मिनिमम वैल्यू होता है, तो ये संख्या कैसे आया, तो आप 60 और 90 को मिनिमम वैल्यू में तोड़िएगा तो 2-3 का अनुपात चले आएगा। जैसे 15 चौके 60, 15 छक्के 90, 2 दूनी 4, 2 तिया 3 आया ना 2-3, तो यानी अनुपात सबसे मिनिमम वैल्यू होता है संख्या का, कटा छटा के जो अनुपात आए, तो यहाँ से हम एक्स एक्स गुना कर देंगे तो मेरा वैल्यू 60 और 90 के बराबर चले आएगा। समझ गए यहाँ से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करना। ठीक है, चलते हैं आगे प्रश्न की। 8वां नंबर प्रश्न कीजिएगा आप। किसी परीक्षा में पास होने के लिए उत्तीर्ण बोलिए या इसको पास बोलिए, बात बराबर है। पास होने के लिए एक छात्र को अधिकतम कुल अंकों में से 700 अंक प्राप्त करने होते हैं। ठीक है, सोनल ने 728 अंक प्राप्त किए और 5% से फेल हो गए। तो परीक्षा में एक छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाली अधिकतम कुल अंक क्या है, आपको बताना। ठीक है, तो हम इतना बात तो मेरे पास पता चल गया मेरे दोस्त कि पास होने के लिए, कि पास करने के लिए आपके पास 780 नंबर आना चाहिए। पास होने के लिए आपका अंक 780 आना चाहिए। 780 से नीचे जाएगा तो आप फेल कर जाइएगा, यानी कि मिनिमम पास अंक 780। ठीक है, सोनल ने 728 अंक लाया, 728 अंक लाया, अब 5% से फेल हो गए, 5% से फेल हो गए, यानी टोटल अंक लाना था मेरे दोस्त आपको 780। टोटल समझिएगा ध्यान से, टोटल आपको नंबर लाना था 780 मिनिमम नंबर, लेकिन आपने 728 नंबर ही लाया, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 22 अंक से ये फेल हो गए बेचारा। 22 नंबर से ही तो फेल हो गए, 780 लाते तो आप पास हो जाते, मात्र लाए आप 728, तो यानी 52 अंक और लाते तो आप पास हो जाते। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरा जो 52 अंक का वैल्यू है, ये 5% के बराबर है। तो साफ बोला गया है ना, यदि 52 अंक लाता तो 5% से फेल थोड़ी होता, तब तो पास ही हो जाता। यानी 5% से फेल हो रहा है, इसका मतलब 52 नंबर कम आ रहा है, तब तो 5% से फेल हो रहा है। तो 1% का वैल्यू यहाँ से आपका निकल जाएगा, तो 524, यानी 1% का वैल्यू जब आप मेरे दोस्त निकल गया तो 100% का आप वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। 1040 इज करेक्ट आंसर, यानी 100 से इसको गुना करना था, तो यहाँ से 100% जो आप लिखिएगा तो 1040 आ जाएगा। यानी कुल अंक जो था आपके पास, कुल अंक, टोटल कुल अंक जो आपके पास था वो 1040 था। समझ गए, कुल अंक 1040 था, इसमें 780 आपको पासिंग मार्क। ठीक है, यहाँ से परसेंटेज भी खोजे तो आप परसेंटेज भी आराम से निकाल सकते हैं। चाहे तो इस सवाल को आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन से नहीं किए कि जब इसका आसानी से सॉल्व हो जा रहा है तो ऑप्शन से करने की जरूरत नहीं है। समझ गए, यदि ये लेंदी होता तब हम ऑप्शन की ओर जाते। तो इसका इजिली आपको 5% का वैल्यू रखना है, तो 100% का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, आप इसका 1% वैल्यू भी नहीं निकाल सकते हैं, आप डायरेक्ट इसका 100% वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यहाँ से 20 चला जाएगा और ये 20 जब इसमें गुना होगा तो ये आपका 1040 निकल के चलेगा। 1% वैल्यू आपको समझाने के लिए निकाले थे, 5% का इतना, 1% का इतना, 100% का इतना। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान शब्दों में। ठीक, चलते हैं आगे की ओर। और कोई पसंद इस ये सब सवाल में कोई आपको परेशानी हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक कमेंट कीजिएगा, उससे जो भी होगा अगली क्लास में, अगली सेशन में वो प्रश्न को फिर से एक बार लेके चले आएंगे आप लोग के लिए। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। 9वां नंबर प्रश्न देखिएगा, 3√2 + 2 गुना 3√2 - 2 ब्रैकेट बंद है ऑफ 13 + 15 का वैल्यू क्या होगा, आप लोग को बताना। ठीक, 3√2 दोनों में है, 2 दोनों में है, तो हम इसको a मान लेते हैं, तो ये प्लस है, हम इसको b मान लेते हैं। फिर हम इसको a मान लेते हैं, माइनस b मान लेते हैं, क्योंकि संख्याएं सेम। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए a + b इंटू a - b किसका वैल्यू होता है। a + b इंटू a - b किसका वैल्यू होता है, इसी का तो वैल्यू होता है a² - b²। इसी का तो वैल्यू होता है a² - b²। तो a² - b² क्या है आपके पास, a² को कीजिए 3√2 का स्क्वायर कीजिए और -2 का स्क्वायर कर दीजिएगा, तो कितना यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका 3 × 9 और 2 √2 का स्क्वायर कीजिएगा, 2 ही आएगा, ये 4 हो जाएगा, यानी 18 और -4 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 14 आएगा। यानी कि इसका सिर्फ वैल्यू आपका कितना निकल के आया, 14 निकल के आया। तो यहाँ से आप 14 लिखिए। ठीक है, ऑफ मतलब गुना
13 से करना होगा प्लस 15, ठीक है। तो यहाँ से आप कर सकते थे 182 और 15, तो यहाँ से आपका 197 इज करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। 197 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए? सिर्फ आपको फार्मूला कर इसको गुना नहीं करना, सिर्फ आपको फार्मूला आप जानते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है। तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू निकल गया मेरे पास, यानी ये टोटल का वैल्यू निकल गया। तो अब इसका वैल्यू निकाल के हमको एड करना होता है। समझ गए? ठीक है, चलते हैं आगे। ये भी प्रश्न पूछा गया है, ग्रुप डी में पूछा गया है, ठीक है। ये प्रश्न ग्रुप डी 2019 में पूछा गया है। चलते हैं आगे प्रश्न, आज का 10वां नंबर प्रश्न की ओर। cos 780 डिग्री का मान क्या होगा? सबसे पहले आपको चतुर्थांश आप पढ़े होंगे। चतुर्थांश में क्या बोला गया है कि ये एंगल 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, ये 270 होता है, फिर ये 360 डिग्री हो जाता है। यहाँ तक तो पढ़े होंगे आप, कल भी सेशन में हम लोग किए थे। यदि कल का वीडियो नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न करवा दिए गए हैं, ठीक है। ये सब पक्ष के लिए ऑल पॉजिटिव हो जाता है, इसमें कोई भी नेगेटिव नहीं जाएगा। इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव रहता है, ठीक है। और इसमें जो है टेन और कॉट पॉजिटिव रहता है, इसमें कोस और सेक पॉजिटिव रहता है, ठीक है। तो कोस 780 डिग्री का मान क्या होगा? सबसे पहले कोस को आप तोड़िए, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 360 गुना 2 यानी 720, और 60 जोड़ देंगे तो 780 चले आएगा, ठीक है। यानी 360 को 2 बार, यहाँ से ये रनिंग मारेगा, 360 को 1 बार आया, फिर 2 बार आया, कोई वैल्यू नहीं निकला इसका, जहां से निकला था वहीं चले आया, ठीक है। तो अब 60 जाएगा, तो 60 में यदि जाएगा तो 90 और 30 के बीच में तो ही 60 आएगा, 90 और 0 के बीच में तो 60 आएगा। ये सब के लिए ऑल पॉजिटिव रहता है। तो cos 60 डिग्री का मान खोजा जा रहा है, तो cos 60 डिग्री का मान हाफ होता है मेरे दोस्त। तो इसका आंसर हाफ इज करेक्ट आंसर नंबर 3। समझ गए? तो इसके लिए आपको चतुर्थांश पढ़ना बहुत जरूरी है। यदि आप चतुर्थांश समझ गए, एक क्वेश्चन इससे आपको देखने को मिल सकते हैं प्रत्येक एग्जाम में, ठीक है। तो कल भी हमने करा दिए थे, कल का मान शायद आपका 10 माइनस 720 डिग्री का निकालना था, आज को 780 डिग्री का निकालना है। समझ गए? तो आप चतुर्थांश नहीं पढ़े हैं तो इसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। यदि आपको इसका फुल एक ही क्लास में यदि इसका फुल आपको कॉन्सेप्ट चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा, हम एक ही वीडियो में वो MCQ के माध्यम से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देंगे, ठीक है। चलते हैं 11वां नंबर प्रश्न से। 5,000 रुपये पर 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या है? इसको आप बहुत प्रकार से सवाल बना सकते हैं, ठीक है, बिना फार्मूला यूज किए। हम फार्मूला पे नहीं जा रहे, बिना फार्मूला यूज किए इसको 2-3 तरीका से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो पहले तरीका सिंपल तरीका की ओर हम लोग चलते हैं। तो पहले तरीका देखते हैं। 5,000 टोटल धनराशि था आपके पास, 5,000 टोटल उधार देना था 3 साल के लिए, 10% आपका रेट है, और साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर पूछा जा रहा है। तो हम ये बता सकते हैं मेरे दोस्त कि फर्स्ट साल में कितना परसेंट आएगा इसका इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, यानी फर्स्ट साल में 10% इंटरेस्ट ले रहा है ना, तो एक साल में कितना परसेंट, तो 500 रुपया सिंपल इंटरेस्ट एक साल में। दूसरा साल में कितना, दूसरा साल में भी इतना जाएगा। तीसरा साल में कितना जाएगा, तीसरा साल में भी 500 सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये मेरे पास टोटल सिंपल इंटरेस्ट 1500 निकल गया, 5,000 का 3 वर्ष में 10% की दर से 1500 रुपया मेरा सिंपल इंटरेस्ट। कोई दिक्कत यहाँ से? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट का बात था। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट यदि हम निकाले दोस्त, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लेता है, ये बात याद रखिएगा। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, नाम से ही पता चल रहा है साधारण मतलब सिंपल, साधारण चक्रवृद्धि नाम से ही पता चल रहा है कि चक्रवृद्धि मतलब वृद्धि कर रहा है चक्र के अनुसार, ठीक है। तो यानी पहला साल में सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट 0 होता है, ठीक है। ये बात तो आपको पता होगा कि कोई भी कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट निकालना तो पहले साल 0 होता है, ठीक है। दूसरी साल कंपाउंड इंटरेस्ट जो हम निकालेंगे, पहले साल का क्या कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता है इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट, तो 500 का हमको 10% निकालना है, तो ये मेरे पास 2 साल में 50 इसका आ जाएगा, ठीक है। आज तीसरा साल में चलते हैं, तो ये दोनों साल का इंटरेस्ट लेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट यही होता है, ये दोनों साल का, तो यानी ये भी 50 ये भी 50, टोटल 100 और प्लस 50 का भी 10% ये लेगा, यानी इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लेगा, यानी 50% का 10% निकालेंगे तो 5 होगा। तो क्या मैं डायरेक्ट यहाँ से लिख सकता हूँ 105।
तो ये टोटल आपका क्या निकल के चले आया, ये टोटल मेरे दोस्त, ये टोटल आपका जो निकल के चले आया, ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के चले आया। टोटल को योग कीजिएगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के चले आएगा, ठीक है। और यदि आप इस संख्याओं को, यदि आप इस ऊपर वाला को योग कीजिएगा तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल के चले आएगा। बस यही तो पूछा गया है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर। पूरा योग में से ये पूरा को आप योग जोड़ के यदि ये वाला भाग घटाइएगा तो क्या मेरे पास ये वाला भाग नहीं निकलेगा। यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ से मेरे दोस्त, सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट का जो अंतर हो जाएगा 50 प्लस 105 यानी 155। समझ गए, 155 रुपये आपका कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आप लोग भली भांति समझ गए होंगे, समझ गए ना, ठीक है। अब दूसरा विधि, एक विधि और बात कर लेते हैं कि और दूसरा विधि बनाने का इसको क्या तरीका। ये तो सिंपल में था, एक एक साल में हम तोड़ दिए बिल्कुल आसान शब्दों में, कोई भी स्टूडेंट इसमें बच्चा भी कर सकता था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम इसका। तो रेट कितना आपके पास दिया गया था, 10%। टाइम कितना दिया गया था, 3 ईयर्स। तो यहाँ से आप सिंपल इंटरेस्ट आराम से निकाल सकते हैं, गुना करके 30%। अब इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकलेगा, SI गुना R/R। ये इसका फॉर्मूला होता है 3 साल का, समझ गए। तो सिंपल इंटरेस्ट 30 यहाँ रखे थे, सिंपल इंटरेस्ट 30, रेट है 10 और RQ मतलब 1000। तो जो 2 जीरो इधर कीजिए यानी 310, तो यहाँ 10 दीजिए यानी 33.1% आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल रहा है 10% 30 साल के दर। कितना निकल रहा है, 33.1%। क्या मेरे पास ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकला, क्या मेरे पास ये सिंपल इंटरेस्ट निकला, बस दोनों का अंतर पूछा जा रहा है। तो दोनों का अंतर CI माइनस SI का अंतर कितना परसेंट आ जाएगा, यानी 3.1%। तो बस कुछ नहीं करना था, टोटल कुल धन में से, कुल धन में, कुल धन कितना है 5000, कुल धन में से आपको 3.1% निकालना है। 3% 1%, इसको यहाँ से चले जाएगा, 3 से यहाँ चले जाएगा, 5 का 5, 5 का 15, 155 रुपया यहाँ से। आप जिस मेथड से बनाना चाहते हैं और आंसर आपका उस मेथड से आएगा, ठीक है। तो ये हम डायरेक्टली सॉल्व यहाँ डायरेक्ट किए कि 10% के दर से सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के हम अंतर कर दिए, और अंतर करने के बाद मूलधन का इतना परसेंट निकाल लिए तो उसका अंतर निकल गया। समझ गए यहाँ से। तो आपको जिस विधि से अच्छा लगे वो विधि को आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसी तरह बहुत शॉर्ट मेथड में बताने के लिए आप लोग यदि सब्सक्राइब करके रखते हैं तो जो भी हम क्लास का PDF डालें या जो भी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, ठीक है। आगामी आने के लिए आप लोग सतर्क रहिए। आगे की ओर चलते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। दो समरूप त्रिभुज है PQR और XYZ का परिमाप दिया गया है और XY 12 है तो PQ का माप क्या होगा। दो त्रिभुज है मेरे दोस्त, एक है PQR, दूसरा त्रिभुज जो है XYZ है। ये बात मान गए, ठीक। XYZ है, इसका परिमाप दिया गया है आपके पास 48, इसका परिमाप दिया गया है आप लोग के पास 24 और XY का वैल्यू आप लोग के पास 12 है। तो Y का वैल्यू, YX का वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना। तो इस तरह प्रकार इस प्रकार के प्रश्न जो होते हैं, जो समरूप त्रिभुज होते हैं, उसके लिए एक चीज नियम आप लोग को याद रखना होगा मेरे दोस्त, कि जब दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात उनके अन्य भुजाओं या माध्यकाओं और परिमापों के अनुपात के बराबर होता है। ये आप नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है। यानी जो दो समरूप त्रिभुज होंगे तो उसके संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा, उनका अन्य भुजाएं हो या माध्यका हो या उसका परिमाप हो, इसके अनुपात के बराबर हो जाता है, ठीक है। यानी कि बोलने कहने का साफ साफ मेरा मतलब ये है कि इसका और इसका अनुपात यदि परिमाप है तो परिमाप का अनुपात क्या हो जाएगा, 48 और 24, इसका अनुपात क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2:1 आ जाएगा, ठीक है। तो यही तो बोलने का मतलब है उसको, कि जो भी इसका होता है परिमाप का अनुपात इसका समांतर भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। समझ गए। यानी कि PQR का 2 रेशियो है तो XYZ का 1 रेशियो होगा। तो इसी प्रकार XY यदि 12 है तो क्या PQ 24 नहीं हो जाएगा। तभी तो रेशियो, यदि 24 और 12 का रेशियो लेते हैं तभी तो आपका 2 रेशियो 1 आ जाएगा। तो साफ साफ तो ऑप्शन में बोला जा रहा है कि इसकी जो भुजा होगी मेरे दोस्त समरूप त्रिभुज का, इसके माध्यका भुजाओं के परिमापों के अनुपात के बराबर होता है, परिमाप के अनुपात के बराबर होता है। यानी जो इसका पहले परिमाप निकला था, जो इसका पहले परिमाप का अनुपात निकला था, यही अनुपात में इसका भुजा का अनुपात निकलना चाहिए, यही अनुपात में इसका भुजा का अनुपात निकलना। यानी कि परिमाप का अनुपात कितना, 2:1, तो यानी भुजा के भी अनुपात 2:1 होगा। यानी 1 का वैल्यू 12 है तो 2 का 24 हो जाएगा। बिना कुछ बनाए यहाँ से 24 उत्तर आप देख सकते हैं, 24 उत्तर इज करेक्ट आंसर। समझ गए।
ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखना होगा। ये चीज आप जान गए तो ये सवाल को बिना कुछ किए आप, बिना कुछ फार्मूला यूज किए आप बना सकते हैं। ठीक है, तो हम मान गए 2:1 का रेशियो है, तो सब चीज में 2:1 का रेशियो, यानी इससे दुगुना हमेशा PQR दुगुना रेशियो में होगा। समझ गए? ठीक है, ये एक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे हर एक प्रत्येक शिफ्ट में। ठीक, चलते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। 80 किलोमीटर की गति से चल रही ट्रेन ए विपरीत दिशा में 70 किलोमीटर गति से चल रही ट्रेन बी को पार करती है। दोनों ट्रेन एक दूसरे को 30 सेकंड में पार करती है। तो ए की यदि ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है तो बी की लंबाई क्या है? ठीक है, ए ट्रेन है मेरे दोस्त, ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है। एक दूसरा ट्रेन बी है, वो इधर से कितना किलोमीटर, 70 किलोमीटर प्रति घंटा से आ रही है उधर से। ठीक है, उधर से 70 किलोमीटर प्रति घंटा के दर से आ रही है। ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, तो इसमें टाइम जो मेरे भाई लग रहा है वो 30 सेकंड का टाइम लग रहा है। ठीक, 30 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो ट्रेन ए का लंबाई दिया गया है, ट्रेन का बी लंबाई क्या होगा? जब भी कोई ट्रेन विपरीत दिशा में गति करे, यानी ये इधर से जा रहा है, ये भी इधर से आ रहा है, जब भी विपरीत दिशा में गति करे तो चाल इसका हमेशा जुट जाएगा। तो चाल क्या हो जाएगा? 150 किलोमीटर पर घंटा, 150 किलोमीटर पर घंटा, ये हो जाएगा ना 150 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कितने सेकंड में क्रॉस कर रही है? 30 सेकंड में। यदि हम इसको 30 सेकंड से गुना करते हैं तो दोनों ट्रेन की लंबाई कुल निकल के चले आएगा। ठीक है, लेकिन ये सेकंड में, ये किलोमीटर पर घंटा है तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। इसको 5/18 से गुना करना होगा मीटर पर सेकंड में। तो इसको 30 सेकंड से, यहाँ से मेरा जो होगा मेरे भाई ट्रेन की कुल लंबाई यहाँ से निकल जाएगा। ट्रेन की कुल लंबाई कितना हो गया? 6 से इसको कटाइए 5, 6 3 18, 3 से 50, यानी ये हो जाएगा 1250 मीटर। यानी कि दोनों ट्रेन ए और प्लस बी, ए और बी ट्रेन की लंबाई का योग कितना हो गया? 1250। ए ट्रेन की लंबाई दिया गया है कितना? 300 मीटर। तो बी ट्रेन की लंबाई कितना हो जाएगा आपके पास? तो 950 मीटर इज करेक्ट आंसर, यानी बी ट्रेन की लंबाई 950 मीटर। ठीक है, समझ गए? इसको चाहे तो आप ऑप्शन से भी बना सकते थे, लेकिन इस तरह बनाते हैं तो आपका बहुत जल्दी आसान हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन से भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इस विधि से भी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से सिंपल हम ये कि दोनों विपरीत दिशा में एक दूसरे की ओर आ रही है, तो उसका ट्रेन की लंबाई कुल जुटेगा। ट्रेन की लंबाई जुटेगा तो इसको मीटर, किलोमीटर पर घंटा में था तो हमको मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये 30 सेकंड में क्रॉस कर रहा है, सेकंड में, घंटा में क्रॉस करता तब तो ठीक था, लेकिन किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार है तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से हम गुना करते हैं, और 30 सेकंड में ये क्रॉस करेगी। दोनों ट्रेन की लंबाई मेरा यहाँ से निकल गया, दोनों ट्रेन की लंबाई, और एक ट्रेन का लंबाई ऑलरेडी दिया गया था तो माइनस कर देंगे दूसरी ट्रेन की लंबाई, मेरे पास ऑटोमेटिक निकल के चले आएगा। ठीक है, चलते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। और आप लोग 15 जितने भी प्रश्न थे मेरे दोस्त, कितना इसमें से सही हुआ आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इससे आप लोग का तैयारी का पता चल जाता है आप लोग किस लेवल पे। और ये बात ध्यान दीजिएगा, ये जितना भी 15 प्रश्न है ये सब पूछे गए हैं। कहीं रेलवे में पूछे गए हैं, अधिकतर रेलवे में पूछे गए हैं, एसएससी में भी पूछे गए हैं, डिफेंस विभाग एसएससी जीडी का भी प्रश्न इसमें मिल सकता है। समझ गए? तो ये ऑल ओवर जो भी मैथ का तैयारी कर रहे हैं सबके विषय पे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो आप रेलवे का तैयारी कर रहे हैं सिर्फ रेलवे के लिए, नहीं, सबके लिए है। तो आपको कॉन्सेप्ट मेथड याद रखना है। ठीक है, एक बेलनाकार टैंकी का क्षमता इतना है। पहला एक बेलनाकार है, बेलनाकार टैंकी है। क्या बेलनाकार टैंकी ये होता है? ठीक है, इसकी त्रिज्या 21 है। त्रिज्या वो होता है जो सेंटर से परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाता है, यानी ये 21 मीटर है। तो इसका ऊंचाई खोजा जा रहा है। ये ऊंचाई क्या होगा? जब इसका क्षमता, इसमें जो कोई भी चीज भरा जाता है तो इसका क्षमता 2376 मीटर आ जाता है। तो जब जब क्षमता ये है मेरे दोस्त, क्या हम बोल सकते हैं कि इसका आयतन के बराबर होगा क्षमता? अरे जितना आयतन होगा उतने तो भरिएगा, आयतन से ज्यादा थोड़ी आप कुछ भर सकते हैं। तो आयतन क्या होता है बेलन का? पाई आर स्क्वायर एच, किसका वैल्यू है? 2376। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए, इसका वैल्यू 2376 है। तो 22/7, आर का वैल्यू 21 × 21 बराबर 2376 चले आएगा। ठीक है, तो यहाँ से 7 से आप जा सकते हैं। 22 से यदि इसको कटाते हैं तो 22 से कहाँ 22, और 22 8 176। ठीक है, यहाँ से 8 चले आया। यहाँ से 3 से आप ले जाना चाहते हैं, 3 तिया 9, सॉरी 3 तिया 9, 3 6 18। फिर यहाँ से यदि आप 3 से 3 7 21 और 3 से 12, यानी कि 7h बराबर जो हो जाएगा मेरे दोस्त, एच है यहाँ 7h जो हो जाएगा 12, तो एच बराबर 12/7 आंसर। यानी 12/7 जो होगा 1 के करीब, 7 1 7, 1 के करीब होगा, तो एक ही ऑप्शन है, 1 नंबर इज करेक्ट आंसर। ठीक है, हम इसको भाग भी नहीं दिए, 7 दूनी 14, 2 ज्यादा हो जाता है, ऑप्शन में 2 से सब जाता है, यानी ये सब कुछ नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है,
कहीं कोई दिक्कत नहीं था। इसका क्षमता बोला गया, क्षमता वही होता है जो इसमें आयतन, ठीक है, आयतन के अनुसार ही तो क्षमता मापते हैं आप। आयतन आपका 2 लीटर का है, उसमें 2 मिली आयतन आपका 2 का है, तो इसमें 3 थोड़ी डाल सकते हैं आप, 2 ही डालिएगा ना। ठीक, चलते हैं आज के लास्ट प्रश्न की ओर। ठीक, ये प्रश्न आप लोग के लिए पूछा गया, ये प्रश्न आप लोग इसको ध्यान से कीजिएगा। ठीक, ये प्रश्न पूछा गया है मल्टीपल एग्जाम्स में, ये प्रश्न पूछे गए। ठीक, टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 5 है। टेन स्क्वायर ए कोट स्क्वायर ए प्लस 2 टेन स्क्वायर ए का मान कितना होगा? तो क्या आपके पास ये नजर आ रहा है कि यदि हम इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, तो ये 5 हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो क्या मेरे पास ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टेन स्क्वायर 60 डिग्री ये है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना होगा ना। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना। तो ए का वैल्यू क्या है आपके पास? ए का वैल्यू क्या है? टेन स्क्वायर ए, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो हम डायरेक्ट इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab क्या है आपके पास? टेन थीटा और कॉट थीटा, और टेन थीटा और कॉट थीटा को आप यदि गुना करते हैं मेरे दोस्त, एक सेकंड, यदि आप यहाँ से टेन थीटा गुना कॉट थीटा यदि गुना करते हैं, इसका वैल्यू 1 के बराबर आ जाता है। तो इसका वैल्यू 1, ये 5 था, इसका वैल्यू 5 बचे 25। तो यहाँ से मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आपके पास ये उधर जाएगा, यानी 23 आ जाएगा। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आपके पास क्या निकला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का यही तो है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या निकला है? 23 प्लस 2, और टेन 60 डिग्री का मान रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे 3, तो यहाँ से यानी 23 प्लस 3 दूनी 6, यानी 29 आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 29 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए? तो इस तरह कुछ नहीं था, इसमें ए का वैल्यू पुट करने के बजाय आप लोग दोस्त थोड़ा सा दिमाग लगाते तो ये आपका फॉर्मूला पे बेसिक था। ए प्लस बी 5 वैल्यू है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ऑलरेडी दिया गया, बस ये संख्या जोड़ करके निकालना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू निकाल के ये आपको इसका मान रखना था। ठीक है, तो हमने वही किया, ए प्लस बी का स्क्वायर निकाले, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से मेरे पास 23 निकल गया, तो इसका वैल्यू यहाँ 23 पुट कर दिया, और इसको कैलकुलेटर कीजिएगा तो 6 आ जाएगा, टोटल 29 आंसर आप लोग का सही आंसर। ठीक है, तो ये था आप लोग का लास्ट प्रश्न दोस्त। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे पता ये चलता है कि हाँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, जो भी इसका था सब चीज हो गया। आपको ये सॉल्व करें, जितना भी प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है ये लॉन्ग प्रोसेस है या शॉर्ट प्रोसेस है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, या कोई भी क्वेश्चन में सुधार करना हो कि हाँ ये लंबा प्रोसेस, इसको और शॉर्ट तरीका से बता सकते थे, तो हम वो सुधार करें। ठीक है, तो आपके लिए ये आज के लिए इतना ही था। तो आप लोग देख सकते हैं, यदि आपको पसंद आ गया हो तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे आप लोग हो जाइएगा ज्वाइनिंग, वहाँ से आपको मिल जाएगा इसका हर एक नोट का पीडीएफ, चाहे वो नोटिफिकेशन कोई भी चीज़ का गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन हो या आपका क्लास का पीडीएफ हो, सब ए टू जेड आपको टेलीग्राम चैनल पे लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो सेशन पसंद आ गया तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, और न्यू बच्चे के पास आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, जो भी न्यू बच्चे हैं, उसके पास शेयर आप लोग कर दीजिएगा। आप लोग इसको सॉल्व तरीका से आप लोग समझ गए होंगे कि ये न्यू से लेकर मॉडरेट से लेकर हाई तक बच्चे के लिए है, जितना भी है सब आप लोग प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही मेरे दोस्त, थैंक यू, मिलते हैं कोई नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।